अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाजरीन, आज के मेट्रो मैटर्स में हम बात करेंगे पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की कि उसका क्या हाल है वहां पर। ज़रा ये बताते हैं कि जो लोग वहां पर बराजमान हैं वो काउंसिल को ना तो उसके अपने रूल्स के मुताबिक चला रहे हैं, ना ही जो काउंसिल के मेंबरान हैं उनके सिफारिशात के मुताबिक चला रहे हैं, बल्कि वहाँ पर एक बिल्कुल ही घोटाला हुआ हुआ है। जो आदमी जिस पोस्ट का अहल है वो उस पोस्ट पर बैठा हुआ नहीं है और जिस शोबे में एक्सपीरियंस नहीं है उसे वो शोबा भी दे दिया गया है। एक अजीब ही सूरत हाल है और जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल वाकई में नर्सिंग काउंसिल इसी की मिसाल है कि बिल्कुल खिचड़ी बनी हुई है वहाँ पर कि कौन आदमी क्या कर रहा है। नर्सिंग काउंसिल के जो अभी लोग जो बराजमान हैं नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस में और मुख्तलिफ़ पोजीशन पर जो लोग बराजमान हैं, उन्होंने आते साथ ही अपने जो बाज़ मुलाजमीन को वो अपना हरीफ समझते हैं और उनको आकर उन्होंने इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना शुरू कर दिया है और उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। ख़ास तौर पर एक मिसाल जो हमारे सामने मौजूद है और जो पीएनसी के जो मुतल्लिका लोग हैं वो सब इस बात को जानते हैं और कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आ गई हैं जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उसमें जो सुपरिटेंडेंट हैं सैयद आसिफ लियाकत शाह, उन्हें इतना विक्टिमाइज़ किया गया कि एक तो उनके ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर एक जाली केस बनाया गया और उसके बाद उन्हें जेल भिजवाया गया। वो 1-1.5 साल तक जेल में रहे और उसके बाद अदालत से उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया गया और फिर जुल्म मज़ीद ये हुआ कि उसकी तनख्वाहें भी रोक दी गई। और उनके साथ और मज़ीद क्या सूरत हाल हुई, उनकी मिसेस मोहतरमा आसमा साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद से स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला हुआ और उनके साथ क्या सूरत हाल रही। मिसेस आसमा बतूल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम आसमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी आसमा साहिबा, बताइएगा कि ये क्या मामला हुआ है और ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या जुल्म हुआ है आप लोगों के साथ? सर, सबसे पहले तो हुआ ये कि इन्होंने जाली केस डाल के मेरे हस्बैंड को जेल में भिजवा दिया। इनकी जिस दिन इंक्वायरी थी ना, 2 जुलाई को, तो उस इंक्वायरी वाले दिन ये अपने ऑफिस में गए हैं, तो मैं इनको सी ऑफ करने उनके साथ ही गई थी क्योंकि हमारे जो रेजिडेंस है वो भी पीएनसी में ही है, तो मैं उनके साथ ही गई हूँ। तो उस दिन उन्होंने पहले से पुलिस को बुलवाया हुआ था और इंक्वायरी बिल्कुल भी नहीं हुई और पहले इनको अरेस्ट करवा दिया। अब इंक्वायरी हुई नहीं है तो आजकल इन्होंने इंक्वायरी की रिपोर्ट्स भी सर्कुलेट की हुई है कि इंक्वायरी आई है तो उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। तो मुसलसल ये लोग एक झूठ बोलते रहे हैं और हमें मुसलसल परेशान इस तरह से करते रहे हैं कि पहले तो मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करवाया, उसके बाद जब हम लोग अपने घर में मौजूद थे। ये कितना अर्सा पहले की बात है, ये कितना टाइम हो गया इस बात को और किन लोगों ने करवाया था? उस वक्त कौन लोग वहाँ बैठे थे ऑफिस में? ये उस वक्त जो रजिस्ट्रार थी वो मैम फौजिया साहिबा थी और आसिफ खटक साहब भी वहीं पे थे। तो इनकी मिली भगत से ऐसा हुआ था कि इनके खिलाफ जो है ना जाली केस बनाया गया था। जब ये अरेस्ट हो गए तो मैं अपने 4 बच्चों के साथ वहाँ अकेली थी घर में। इन लोगों ने मुसलसल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, इतना टॉर्चर किया। उसमें करते ये थे, कभी वाटर सप्लाई बंद करवा देते थे, कभी मेरे घर की बिजली कटवा देते थे, कभी गैस की कनेक्शन वो कटवा देते थे। इन्होंने मेरे घर में कैमरे लगवा दिए, मेरे सहन में कैमरे लगवा दिए। अब ये तो कोई नहीं बनता ना कि आप किसी घर के अंदर कैमरे लगवाएं। कि मेरे घर में कैमरे लगवाए, मैंने एक दफा उनको बंद करवाया और खत्म करवाया, उसकी कंप्लेंट भी मैंने की। आपके घर में कैमरे, मतलब घर में कैमरे से क्या मुराद है? कहाँ कैमरे लगवाए उन्होंने? कैमरे मेरे घर के सहन में कैमरे लगवाए, जो इन्होंने ऑफिस के एरिया में और रेजिडेंशियल एरिया में जो लगवाए थे, लेकिन घर के अंदर मेरे सहन में कैमरे लगवाए गए। अच्छा, आपके सहन में घर के अंदर कवर करे तो? जी, तो वो कैमरे तो मैंने उनको बड़ी मुश्किल से डांट डपट के भी, बेइज्जत करके भी वहां से जो लोग लगाने आए थे उनको निकाला कि घर में कैमरे लगाने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक कैमरा लगाया हुआ है कि घर के ऊपर जो है ना कोई कैमरा एक है, लेकिन मुझे इसकी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता थी कि वो कौन सी एरिया को कवर कर रहा है। फिर इनके बार बार ये खटक साहब जो है, ये इनके घर में चक्कर लगाना सहन में। इन्होंने मेरे घर के सामने सारे आपके घर में ये चक्कर लगाते रहे, मतलब ऐसे आपकी इजाजत के बगैर? आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में चक्कर लगाते रहे? बाहर अंदर नहीं, मेरी तो कोई इजाजत नहीं थी, मेरा तो कोई लिंक ही नहीं है इनसे।
नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं तो आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में वो आते रहे, सहन में चक्कर मारते घर रहे? से जी घर से मुराद के घर के बाहर बार बार चक्कर लगाना। हमारा घर सबसे एंड में था, इनका तो कोई वहां पे ताल्लुक ही नहीं था कि वहां पे चक्कर लगाएं। फिर इन्होंने क्या किया है कि एक दिन जो है ना रात के 2 बजे घर में पुलिस भिजवा दी, और बिना किसी मकसद के मैंने पुलिस वालों से खुद बात की कि ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये ऑफिशियल मैटर में जो है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैंने उनको सब कुछ बताया कि यहाँ पे सब कैमरे लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं कि हमारी क्या डिस्टर्बेंस है। हम तो यहाँ पे अपने घर में हैं और बाहर जाने का एक ही रास्ता है जो ऑफिस के साइड से होकर जाता है। तो उस दिन मेरी तबीयत बहुत शदीद खराब थी, तो मैंने अपने साथ, मेरे साथ एक लड़का होता है वो हेल्पर के तौर पे, तो उसको मैंने भिजवाया था मेडिसिन लेने के लिए। तो मेडिसिन लेने गया है तो उन्होंने पीछे से पुलिस को भिजवा दिया कि ये हमारे जो है ना ऑफिशियल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो वो इतनी शदीद बारिश थी और वो 1 घंटा पुलिस वालों ने बदतमीजी की, और खैर चले तो वो गए, लेकिन उनको खटक साहब जो थे उन्होंने मेरे घर का रास्ता दिखाया कि यहाँ पे आप पुलिस वाले आए, और वो खुद उनको वहां पे मेरे घर में छोड़ के चले गए। तो फिर अभी कभी जब ये नहीं थे तभी इन्होंने मेरी सैलरी बंद करवा दी थी, जब मेरे हस्बैंड जेल में थे। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट करके, जमशेद साहब भी थे वहां पर और मैम फौजिया भी थी उस वक्त, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके बड़ी मुश्किल से उसको मैंने दोबारा से बहाल करवाया था। तो अब ये है कि जब ये खटक साहब अब आ गए हैं सीट पे तो इन्होंने फिर से हमारी सैलरी बंद कर दी है। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि मेरे हस्बैंड जब जेल से वापस आए हैं तो उनकी मेंटली और फिजिकल कंडीशन स्टेबल नहीं थी, वो मजीद टेंशन और मजीद परेशानी से वो मजीद डाउन हो गए हैं। अब मेरी परेशानी ये है, जो मैंने एप्लीकेशन दी हैं, कि एक तो मेरे हस्बैंड की तबीयत डाउन है, उनके डाउन होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर ने उनको टेंशन लेने से भी बल्कि मजीद मना किया है। मैं उनका सेल भी अपने पास ही रखती हूँ। अच्छा। और जितनी भी इनकी इंक्वायरी की वो आती है ना, जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं या उनको जो भी लेटर आते हैं, वो हमेशा डेट के बाद पहुंचते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 तारीख को इंक्वायरी है तो लेटर हमारे पास 4 तारीख को पहुंचता है। एक ये इशू है। और दूसरा ये कि मैंने ऑफिस में जाकर इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरी सैलरी मुझे दे दें, और जो है ना बाकी जो ऑफिशियल मैटर्स हैं वो आप लोग खुद देखेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस वक्त हॉस्पिटलाइज थे और मेरा छोटा बेटा जो 5 साल का है वो स्किन एलर्जी का शदीद शिकार है। इतनी तबीयत उसकी खराब है कि उसको स्कूल वालों ने कह दिया कि आप इसे बच्चे को नहीं भेजें स्कूल, और मैं 5 साल के बच्चे का इलाज नहीं करवा सकती। तो मैं इस टेंशन में ऑफिस में गई हूँ। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की है कि मुझे खट्टक साहब से एक बार मिलने दें, किसी भी अथोराइज पर्सन से मुझे मिलने दें। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मैं वहां क्या किया, 5 घंटे से मैं वहां पे बैठी रही हूँ और मुसलसल उनकी रिक्वेस्ट करती रही हूँ, और गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मिसबिहेव करता था कि वो ऑफिस में नहीं है, कभी कुछ सब मुसलसल झूठ था, और जबकि वो मेरे सामने नजर आ रहा था वो जाते आते, लेकिन वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें 3 दिन का टाइम दें, हम आपको ना सैलरी बना देंगे तो आप जाएं। और वो मैं जब दोबारा 3 दिन बाद गई हूँ और मैं फिर से 3 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बैठी हूँ, और उन्होंने मुझे ना मुझसे बात की, ना मुझे बुलाया, मुझसे मिसबिहेव किया। और मैं जो है ना 8 बजे तक वहां बैठ रही हूँ। फिर गार्ड्स के थ्रू भी मुझे मिसट्रीट किया गया, गार्ड के थ्रू, जबकि वो इस चीज को नहीं है कि हकदार नहीं है कि वो कुछ भी मिसबिहेव करे। तो लेकिन उन्होंने मिसबिहेव उनसे करवाया। तो मैं फिर 8 बजे तक वहां पे बैठती हूँ, जबकि उन्होंने वो खुद मुझे बुलाते हैं, टाइम देते हैं, बुलाते हैं, मैं ऑफिस जाती हूँ। तो ना तो वो मुझसे मिलते रहे हैं, ना उन्होंने मुझसे कोई मीटिंग रखी है, ना ही कोई मुझे बाहर कोई ऐसी बात बताई है। अब वो मैं ऑफिस में जाती हूँ, वो मुझे वेट करवाते हैं, मिसबिहेव करवाते हैं, और मैं फिर ऐसे ही घर वापस आ जाती हूँ। मैंने मैम फरजाना जो प्रेसिडेंट हैं उनको कॉल की, उन्होंने मेरी फर्स्ट टाइम कॉल पिक की, थोड़ी सी मेरी बात भी सुनी कि मैं बात करती हूँ, कुछ करती हूँ। उसके बाद मैं मुसलसल उन्हें कॉल्स कर रही हूँ। मैंने उनको अपनी हर जो है एप्लीकेशंस हैं मैं उनको मुसलसल भेजती रही हूँ। मैंने उनको अपने हस्बैंड के मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी भिजवाए कि ऑफिस में वाले ना तो मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, ना ही मेरी जो है ना वो कोई बात सुनते हैं। मैं जो प्रेसिडेंट हैं उनको मैंने अपनी सारी एप्लीकेशन भिजवाती रही हूँ, मेडिकल इनके जो भी हैं वो भी भिजवाती रही हूँ।
लेकिन इन्होंने नहीं किया और मेरी सैलरी को, मेरे हस्बैंड की जो सैलरी थी वो नहीं दे रही। अब हम 3 माह हो गए हैं और मैं मुसलसल सिर्फ और सिर्फ ये कर्ज लेकर मैं अपना टाइम जो है गुजार रही हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत शदीद ख़राब है, मुसलसल वो हॉस्पिटलाइज है। अब हमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, हमें हमारे घर से निकलने पे मजबूर कर दिया। मजबूरन मैं वहाँ से छोड़ के अब हम रेंट के घर पे आए हैं। अब मैं वहाँ पे मैं अपने रेंट पे नहीं कर पाती हूँ। मेरे बच्चों को स्कूल से टर्मिनेट करने का नोटिफिकेशन आ चुका है क्योंकि मैंने 3 मंथ से उनकी फीस सबमिट नहीं करवाई है। अब हर चीज डाउन जा रही है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा नहीं करवाया। तो ये सस्पेंशन में ये मजाज नहीं है कि ये मेरे हस्बैंड की सैलरी को स्टॉप कर सकें। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत शदीद परेशान हूँ इस चीज मामले। अगर आप लोग इस मामले में कुछ कर सकते हैं तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि इस मामले में अगर कुछ कर सकते हैं तो प्लीज कुछ करें। मिस आसमा हमारे साथ ही रहे, हमने कोशिश की है कि मिस फरजाना से भी हमारा राब्ता हो जो प्रेसिडेंट हैं नर्सिंग काउंसिल की और उनका भी मौक़िफ़ जो है सामने लाया जा सके। ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल के बाद आपने सिर्फ प्रेसिडेंट को ही लिखा या मिनिस्ट्री से भी कोई कांटेक्ट हुआ आप लोगों का, उनसे भी आपने कोई रिक्वेस्ट की है? मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दी हैं उनको, लेकिन अभी उनका कोई खास इतना अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं आया। और लेकिन उनको ये है कि हम लोग मुसलसल एप्लीकेशन वगैरह सबको दे रहे हैं, लेकिन ऑफिस वाले तो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक बार सिर्फ उन्होंने एक्सेप्ट की है, बाकी जो है ना जब भी जाते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। मिस आसमा क्या आप ये बात बता सकती हैं कि आसिफ शाह साहब को क्यों निशाना बनाया गया है? उनका क्या कसूर था? ये आई थिंक सो ज़ातियात पे आई हुई है बात, वरना ऑफिशियल मैटर्स में ऐसे ही शायद नहीं थी चीजें। तो उन्होंने एक्चुअली हुआ ये था कि 2 साल पहले जब वो जेल जाने से पहले उन्होंने इनके ना करप्शन के कुछ इश्यूज थे उनको रेज किया था, करप्शन से मुतालिक रेज किया था। तो इस वजह से जो भी लोग करप्ट थे ना वो इनके खिलाफ हो गए ऑटोमेटिकली, और उन्होंने इन पे केस डाला और उनको अरेस्ट करवा दिया। तो अभी केस का तो फैसला आ गया ना, उसमें तो मौजूदा अदालत का क्या फैसला है? जी वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, कोर्ट ने उनको बिल्कुल क्लियर किया, इनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ। 1.5 साल ये जेल में ही रहे हैं, और 1.5 साल जब ये जेल में थे तब मैंने बहुत सफर किया अपने बच्चों के साथ। अब ये वापस आ गए हैं तो सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। तो हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इंक्वायरी करें ये, ताकि ये रीज्वाइनिंग अपनी दें, लेकिन हमेशा इंक्वायरी की जो भिजवाते हैं ये लोग नोटिफिकेशन और लेटर वगैरह, वो हमेशा डेट के बाद ही पहुंच रहा होता है। तो अब ये गुजारा कैसे हो रहा है आपका, जब सैलरी भी बंद है, आपके लिए बच्चों के हवाले से भी मसले मसाइल हो रहे हैं, किराए के घर में आप लोग चले गए हैं? ये लोन, मुसलसल लोन, ये मेरे हस्बैंड की फैमिली और मेरी अपनी फैमिली ये हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि एक हद होती है सपोर्ट की भी। तो अभी बस अब तो हमारी हद हो गई है, अब हम मजीद किसी से सपोर्ट लेने की पोजीशन में रहे ही नहीं है। लेकिन कल हमारी फैमिली ही रही है अभी तक तो हमें सपोर्ट, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। तो आप क्या अपील क्या करना चाहेंगे? हम बिल दे रहे हैं ना, हम फी दे रहे हैं, मेरे बच्चों के सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमने सबको स्टॉप किया हुआ है। बस अभी हम इतना ही करते हैं, अभी हमने रेंट नहीं दिए 3 मंथ से। उन्होंने हमें कह दिया कि आप अपना घर हम आपसे खाली करवा लेंगे इस मंथ के एंड पे, अगर आपने हमें रेंट नहीं दिया। तो अब आपका मुतालबा क्या है मिस आसमा? मैं चाहती हूँ कि एक तो सबसे पहले तो ये कि हमारी सैलरी को बहाल किया जाए, और सेकेंडली ये कि मेरे हस्बैंड की जॉब को बहाल किया जाए जिसके वो हकदार हैं। ये किस हैसियत से उनको टर्मिनेट कर सकते हैं या इनको घर में रख सकते हैं? तो ये मैं चाह रही हूँ कि बस इनकी एक तो वो हो और सैलरी इनकी बहाल हो। ठीक है मिस आसमा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ नाज़रीन वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और जो नर्सिंग काउंसिल से मुताल्लिक दीगर लोग हैं कोशिश करते हैं कि उनसे भी हमारा राब्ता हो जाए और हम उनसे बात करें और उनका मौक़िफ़ भी जान सकें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल के मामलात के हवाले से, और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है मोहतरमा खैरुन्निसा अकबर साहिबा ने। खैरुन्निसा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अख्तर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए कि ये आप लोगों की नर्सिंग काउंसिल में क्या हो रहा है? ये सब उलट पुलट हुआ है, कौन आदमी कहाँ बैठा है, उसकी
जो मैनेजमेंट है उसका नहीं पता चल रहा कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट पे उसे बैठना है, किस पोस्ट पे नहीं बैठना है। आप लोग भी गए थे इस्लामाबाद कुछ पीएनएमसी की बेहतरी के लिए गए थे, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से क्या हुआ सूरत हाल और क्या सजेस्ट किया आप लोगों ने? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट जो है अभी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्ट्रेंथन के लिए वर्कअप कर रही है, जिसमें उन्होंने चारों सूबों के साथ वर्कअप किया है, जिसमें हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर नर्सिंग और पूरी टीम जो है वो इस पे वर्कअप कर रही है और अपना इनपुट दे रही है। यहाँ पर जो मेजर इशू है, जिसमें जिस तरह अभी जो नेशनल फ्रेमवर्क पे मीटिंग हुई, लास्ट कंसल्टेटिव मीटिंग, उसके अंदर 4 ग्रुप्स बना दिए थे, जिसमें स्वॉट एनालिसिस किया था और इसमें जो गवर्नेंस का टॉपिक था वो हमारा था। और यहाँ पीएनसी जो है ना, स्पेशल यहाँ पर गवर्नेंस का इशू है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी थी, जो कंपोजिशन थी मेंबर्स की, 35 मेंबर्स होते थे और हर सूबे से 7 लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। आपको पता है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल चारों सूबों से मिलके बनी है। 18 अमेंडमेंट पास हो चुका है, तो डेफिनेटली प्रोविंशियल का इनपुट होना चाहिए था। वो 35 मेंबर्स जो होते थे वो डिसीजन मेकिंग करते थे। अब यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो फेडरल गवर्नमेंट हमें इस चीज पे बिल्कुल रिजर्वेशन है कि आपने जो कंपोजिशन उड़ा दी, क्योंकि जब पीएम टास्क फोर्स ने काम किया तो बहुत अच्छा और आइडियलिज्म वर्क हुआ था। अब उसको सारा को खराब कर दिया। चारों सूबों के सेक्रेटरी हेल्थ को निकाल दिया, उसमें से चारों सूबों के डायरेक्टर नर्सिंग को निकाल दिया, कंट्रोलर नर्सिंग एग्जामिनेशन को निकाल दिया, मिडवाइफ को निकाल दिया, एलएसपी को निकाल दिया। भाई काउंसिल क्या करेगी? अगर काउंसिल नर्सिस की है, मिडवाइफ की है, तो कहाँ है उनकी रिप्रेजेंटेटिव? पूरी काउंसिल में एक फीमेल है। नर्सिंग प्रोफेशन डोमिनेटेड है फॉर फीमेल, तो यहाँ पर तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। 11 लोगों के अंदर सिर्फ एक फीमेल बैठी हुई है और वो भी किस तरह वर्क कर पा रही होगी, आई डोंट नो। आप देखें कि आपके सामने है कि कभी एफआई आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हो रही हैं, उसका मसला ये है मेजर कि यहाँ की जो बॉडी है वो ही ठीक नहीं है। कंपोजिशन ऑफ बॉडी ठीक करें। अमेंडमेंट आनी है, 23 का आइन जो है वो दोबारा से रिवाइज होगा, अमेंड होगा और उसमें कंपोजिशन ऑफ बॉडी जो है मेजर पार्ट है, जिसको ठीक किया जाए। और प्रोवेंशन। मिस कैरोनिसा एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ये बताइए, जो बातें अब आप बता रही हैं कि वहाँ से नर्सेस की नुमाइंदगी खत्म हो गई, मिडवाइफ की नुमाइंदगी खत्म हो गई, तो ये जो बातें आप आज हमारे साथ कर रही हैं, इससे पहले आप लोगों ने इस पे क्यों नहीं आवाज उठाई? जब ये मामला खत्म हुआ था, ये किसने किया? हमने बहुत वॉइस रेज की है, हमने फेडरल गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, हमने पार्लियामेंट को लिखा है, हमने प्रोविंशियल नर्सेज एसोसिएशन से भी वर्कअप किया है और तमाम जगहों पे भेजा है। उस टाइम हमें कहा गया कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, अभी हो नहीं सकता। उसके बाद हमने दोबारा कोशिश किया और आप देखें कि दुनिया में नर्सिंग कहाँ जा रहा है, पीएचडी पे जा रहा है, मास्टर्स पे जा रहा है, नर्स प्रैक्टिशनर पे जा रहे हैं। और इल्मिया यह है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट की मीटिंग जो है वो चेयर की है और उसके अंदर डिसीजन कर दिया कि इसको अलाइड काउंसिल के को पीएनएमसी के अंदर मर्जर कर रहे हैं। आओ, कैसे कर सकते हो आप? हम नर्सिंग के स्टेक होल्डर पूरे पाकिस्तान के करीब मौजूद है, जिसकी रिजर्वेशन है, स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है कि आप मर्जर नहीं कर सकते। हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हमारा 52 में आइन बना, 73 में आइन बना और बहुत स्ट्रॉन्ग आइन बना हुआ है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको 23 के आइन में खुद वीक किया और वीक करने के बाद उसको मर्जर पे आ गए। ये काउंसिल खराब है। काउंसिल खराब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में खराबियां खुद पार्लियामेंटेरियन ने की है, तो उसको ठीक करें। इसलिए कि यहाँ पर नर्सेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रही है, आईसीएन से रजिस्टर्ड है, आईसीएम से रजिस्टर्ड है। अब हम कहाँ पर खड़े हैं? एक तरफ तो हम नर्सिंग मिडवाइफ को स्ट्रेंथन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको वीक कर रहे हैं। तो मेरी अपील है आपके प्लेटफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, पार्लियामेंटेरियन को, अपने एमएनएस एमपीएस जितने भी हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ जो हमारी हैं, उनको कि प्लीज आप ये काउंसिल जो नेशनल बॉडी है हमारी, रेगुलेटर है हमारा, इसको स्ट्रेंथन करें। हमारे सूबों की नुमाइंदगी इसमें दी जाए, जो 7% थे उनको बहाल किया जाए, पीएनएफ के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे उनको बहाल किया जाए। उसके साथ साथ क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो प्राइवेट के रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको भी शामिल किया जाए इसके अंदर, ताकि काउंसिल में नर्सिंग के एक्सपर्ट्स नजर आए। हमारे पास क्रीम मौजूद है, हम लोग वीक नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, हमारे पास पीएचडी नर्सेज हैं, स्कॉलर्स हैं, तो उनको इन किया जाए। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी को खराब करके और ये कहोगे कि काउंसिल ठीक नहीं चल रही, तो काउंसिल कोई बिल्डिंग नहीं है, पर्सन चलाते हैं। पर्सन उसमें से निकाल दोगे, कंसल्टेंट निकाल दोगे, एक्सपर्ट निकाल दोगे, तो कौन चलाएगा काउंसिल? आज जो हम ये बात कर रहे हैं कि ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, तो वो लोग तो सिलेक्टेड है ही नहीं ना वहाँ के।
वो जो काम कर रहे हैं वो एलिजिबल पर्सन नहीं है, वो रिक्रूट नहीं हुए उस चीज के लिए, वो अपॉइंट नहीं हुए उस चीज के लिए। तो खराबियां इसलिए पैदा हो रही हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ बॉडी जो कि डिसीजन मेकर होते थे, काउंसिल सुप्रीम है, उस सुप्रीम की सुप्रीमेटी तो खत्म कर दी ना सारी। तो ये बताइए खैरुन्निसा साहिबा, एक आपसे बस आखिरी सवाल करूंगा, वक्त शॉर्ट है। ये बताइए कि आसिफ शाह साहब के हवाले से आपने भी सुना होगा कि उनके साथ क्या जुल्म ज्यादती हुई है, उनको घर से भी निकाला गया, निकलना पड़ गया उनको घर से। उनकी जो मिसेज हैं वो अभी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं स्काइप पर। ये इस वाले केस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, और ख्वातीन की हिरासमेंट के हवाले से भी शिकायत है? देखिए, मैं एक चीज की बात करती हूँ आपसे कि जो इंटरनल इनके इशू हैं, देखें लीगलिटी और इलीगलिटी यानी कि लॉ की वायलेशन, अगर कोई भी बंदा कुछ करता है तो उसको किस तरह देखा गया और किसने एग्जामिन किया, किसने इंक्वायरी की और किसने सजा जजा जो भी दी, तो ये उन लोगों का काम है देखना, क्योंकि मैं बगैर देखे कोई कमेंट्स करना तो बेहतर नहीं होगा। नहीं, आसिफ लियाकत के केस में तो कोर्ट से वो बरी हो गए ना, अदालत ने फैसला दे दिया। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि FIA की इन्वेस्टिगेशन जो टीम्स होती हैं, जैसे FIA है, एंटी करप्शन है, कोई भी इदारा अगर कर रहा होता है तो डेफिनेटली वो सबूतों और तमाम चीजों की बुनियाद पे करता है, और अगर कोई बिल्कुल इनोसेंट है तो डेफिनेटली अगर वो गिल्टी नहीं होता तो वो अपनी रिस्पेक्ट के साथ वापस आ जाता है। और इस तरह की चीजें आपको पता है डिपार्टमेंट में होती रहती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खैरुन्निसा साहिबा, माजरत चाहूंगा वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रही और गुफ्तगू कर रही थी खैरुन्निसा साहिबा। मिस आसमा साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी। वैसे ही जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें बहुत सारी गड़बड़ है, और जिसमें से इसी गड़बड़ की वजह से ही आपके जो हस्बैंड हैं आसिफ शाह साहब को भी विक्टिमाइज़ किया गया और उनको भी निशाना बनाया गया, और उनकी सेहत भी इस वक्त जो है ये सूरत हाल है। तो ये आसिफ शाह साहब का इलाज अभी कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्या इसके लिए दे रहे हैं, मेडिकल कवर है उनके पास? जी मेरे पास है सारा। उनका ये FGH हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो वहीं पर मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं कहीं और जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। तो वहाँ नर्सिंग काउंसिल की तरफ से मेडिकल कवर है कोई उनका सरकारी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई बीमारी में कोई इलाज की सहूलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, वो बात नहीं सुन रहे, वो सैलरी नहीं दे रहे और परेशान करते हैं, हरासा कर रहे हैं, बस वो तो ये कर रहे हैं और कुछ नहीं। और सुनने में ये भी आया है कि उनके खिलाफ कोई टर्मिनेट लेटर भी उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें मिला तो नहीं है, लेकिन वो भी उन्होंने किया है। तो बस सिर्फ वहां से तो परेशानी है और तो कुछ नहीं। अच्छा, हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब मलिक उस्मान साहब ने। हम उनसे बात करते हैं कि वो इस मौजू पर क्या कहते हैं। मलिक उस्मान अली हैं, मरकजी सदर फार्मेसी पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम मलिक उस्मान साहब। वालेकुम सलाम सर, ठीक है आप? रेड साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मलिक उस्मान साहब, ये नर्सिंग काउंसिल के हवाले से जरा बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है और ये सूरत हाल क्या है? इंडिविजुअली लोगों को विक्टिमाइज कर रहे हैं, मुलाजमीन को विक्टिमाइज कर रहे हैं। आसिफ शाह साहब का एक केस हमारे सामने है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर, आसिफ शाह साहब टाइम शॉर्ट है, जरा शॉर्ट कीजिएगा जरा मुख्तसर। जी प्लीज। आसिफ शाह साहब जो है सर, वो पहले खुद भी नर्सिंग काउंसिल में सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं और उन समेत ये जितने लोग हैं थे, और हमारे पास सारों के जो सबूत हैं वो अवेलेबल हैं। सेकंड ये है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में जाली नर्सिंग प्रोजेक्ट है ऑल ओवर पाकिस्तान, और आपके जो 60% इदारे हैं वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है, ना वो उसका निकल सकते हैं। और ये इतना बड़ा माफिया है जिसने FIA को, नेशनल असेंबली को, जो हमारे एजेंसीज हैं, उन सारों को इन्होंने हाईजैक किया हुआ है। तो मैंने सबसे पहले ये इशू सेनेट की कायम कमेटी में, हमारी कौमी असेंबली की कायम कमेटी है, उसमें मैंने रेज करवाया था, और अभी तक ये मैटर नेशनल में और साइड में चल रहे हैं, और फिर FIA में भी हमारी ये इन्वेस्टिगेशन गई, हाई कोर्ट में भी गई। और सर, गुजारिश ये है कि ये जितने भी यहाँ पे 8-10 लोग बैठे हुए हैं, इधर जो भी बंदे हैं या जो इन लोग आते हैं सारे सिलेक्ट होके सूबों से, हर बंदा जो है वो अपने चक्कर के लिए आता है। इनका कोई विजन ही नहीं है, इनको इस चीज का ख्याल ही नहीं है कि फिलिपाइन जैसी कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्रीज, उनकी सारी इकोनॉमी जो है वो नर्सिस पे चल रही है। लेकिन ये आते हैं और इनका ये ख्याल होता है कि जी हम आए और लोगों से पैसे ले लिए, 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपए इदारे रजिस्टर्ड करने के,
अपनी मर्जी के इंस्पेक्टर्स भेजे, इदारे रजिस्टर्ड किए। इतने पैसे लिए, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए भी लिए किसी कॉलेज से? जी सर, ये बिल्कुल ले रहे हैं। इसका कोई सबूत मौजूद है? जो मलिक उस्मान साहब आप जो बातें कर रहे हैं, इसका कोई सबूत मौजूद है? जी मैं आप एनओसी शेयर कर दूंगा, एनओसी शेयर कर दूंगा आपको। विदाउट क्लिनिकल हॉस्पिटल ये लोगों को एनओसी दे रहे हैं लोगों से पैसे लेके। अच्छा, तो फिर अब क्या सूरत हाल है? फिर ये तहकीकात वगैरह कहाँ गई? सब ये रुकी हुई हैं, रास्ते में है, कहाँ तक पहुंची हैं ये? सर ये जो FIA की जो तहकीकात हैं उनमें कोई 18 के करीब पर्चे हुए थे और उनमें FIA ने एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है 5247 उसको कहते हैं, जो सरकारी मुलाजिम पे लगाया जाता है। तो उन 18 पर्चों में जो है वो PNMC के मुख्तलिफ इंस्पेक्टर्स और इनके ऑफिशियल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और FIA ने इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि जो भी बंदा कार्रवाई करना चाहता है या तो उसको चेंज कर दिया जाता है या उसको रोक लिया जाता है। तो FIA का जो ऑफिस है वो ऑलमोस्ट कंप्रोमाइज्ड है इनके साथ काफी टाइम से। पिछले 1 साल से तो हम देख रहे हैं उन्होंने वारंट भी दिए हुए हैं लोगों के, सारी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट की हुई है, लेकिन कुछ सियासी लोग हैं जो इनकी पुष्ट बनाई करते हैं और FIA को हाईजैक करते हैं। अली साहब, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे इदारे हैं जो गैर कानूनी हैं, जिनका रिकॉर्ड नहीं है, जो गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड हैं? जी सर, 229 इदारे तो वो हैं जो इनकी अपनी रिपोर्ट में लिखे हुए हैं जिनका इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। सेकंड, अभी कुछ दिन पहले कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की मीटिंग थी तो वहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ नदीम महबूब साहब ने ये बताया कि जी हमने जो है वो WHO को एक टेंडर दिया है और वो पाकिस्तान के जो नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ। तो नर्सिंग काउंसिल वाले जो हैं वो इतने ये इनकी अपनी वो जितनी भी चीजें हैं इन्होंने क्या किया कि WHO को कोई 480 इंस्टीट्यूशंस का डाटा दे दिया, जबकि ऑल ओवर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो 800 के करीब हैं। तो इन्होंने उनको हाईजैक कर दी है और उनको मिस डॉक्यूमेंट्स देखी, तो ये कहाँ पे ये मैरिज करवा सकते हैं? अच्छा मलिक साहब, प्रेसिडेंट के हवाले से क्या आप कहना चाहते हैं? प्रेसिडेंट की तकर्री के हवाले से? सर प्रेसिडेंट देखिए ना, प्रेसिडेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जिसकी डिग्रीज डाली हैं पिछले 20 साल से इन्होंने उसको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में लाइसेंस दिए हुए हैं, उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है। रिकॉर्ड टेम्पर्ड करके इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मिस यूज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इन्होंने मिस यूज किया है और अब उसको लोगों से पैसे पकड़ रहे हैं और उसको डरा धमका के उसे NOC पे साइन करवा लेते हैं कि इस पे आप साइन करके दें। अपनी मर्जी से ये लोग अपॉइंट कर रहे हैं। सर ये एक माफिया है जो हमारे मुल्क की बदनामी कर रहा है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक उस्मान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और नर्सिंग काउंसिल के इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे। मलिक उस्मान ने काफ़ी बड़ा इंकशाफ भी किया है और कहने इस हवाले से तहकीकात भी जारी हैं कि 229 कॉलेजेस जो हैं वो जाली हैं, उनका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है नर्सिंग काउंसिल में। और ये बात जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी सामने आई है और जो पार्लियामेंटेरियंस की कमेटी है उसके सामने भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई है और मालूमात जो है वो सामने रखी गई हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर इतने बड़े पैमाने पे 229 कॉलेजेस अगर गैर कानूनी हैं तो फिर बाकी बचा क्या पीछे? कौन से नर्सेस कहाँ तैयार हो रहे हैं, क्या हो रहा है? और नर्सिंग काउंसिल का जो बेड़ागर्क किया हुआ है इन्होंने सबने मिल के, तो उसका रिजल्ट फिर क्या निकलेगा? हम उनसे बेहतर तवक्को क्या कर सकते हैं? मिस आसमा, आप आखिरी बात को कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कि जो मेरे ये इश्यूज हैं ये बहुत सीवियर है मेरे लिए। जॉब के ना होना और मेरे हस्बैंड की और मेरे बच्चों की बीमारी और उनकी सैलरी को जल्द अज जल्द जो है ना बहाल करवाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका मिस आसमा जी। जी बात मुकम्मल कर लें। मैं कहा मुझे इस वक्त बड़ी ज़रूरत है हेल्प की और मैं मजीद जो है ना लोगों से ना लोन लेने की पोजीशन में भी बिल्कुल भी नहीं हूँ और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मुझे इसी में हेल्प की ज़रूरत है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। हमने कोशिश की कि आपकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचा सकें मिस आसमा, और आपके जो हस्बैंड हैं उन्हें अदालत से तो इंसाफ मिल ही गया है लेकिन नर्सिंग काउंसिल से भी उन्हें इंसाफ मिल जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।